अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद मोमिना बतूल। आज का शो करते हैं शुरू, लेकिन आज इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में दो हस्तियां ऐसी मौजूद हैं कि जिनके अंदर ढेर सारी क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन जो इसमें मास्टर हैं वो हमारे साथ एक स्पोर्ट्स के बादशाह बैठे हैं और दूसरी जो मोहतरमा हमारे साथ बैठी हैं वो जो है उनके बारे में मैं खैर क्या कहूँ, शेफ़ हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और इंटरनेशनल शेफ़ हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ। और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं और रोटरी क्लब में सेक्रेटरी हैं। और इनका और तारुफ जो है करवाने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि बाकी जो ये चीज़ें करती हैं वो हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। और दूसरे जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है शाहिद उस्मान साटी साहब, जो कि जर्नल सेक्रेटरी हैं सजास के। सजास के मीनिंग है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। सदफ जान और शाहिद उस्मान साटी साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपका नाम सही लिया? बिल्कुल सही लिया। थैंक गॉड, मुझे थोड़ी सी यही कन्फ्यूजन हो रही थी। तो शुरू करते हैं आज से। स्पोर्ट्स का जो मैदान है वो गर्मा गर्म है, तो अंदर की क्या खबरें हैं? स्पोर्ट्स का मैदान गर्म होना भी चाहिए। किसी भी मुल्क की तरक्की, उसकी आप ये समझ लें कि यूथ और उनके जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर उनका एक अच्छा कैरियर स्पोर्ट्स के बायस ही होता है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जहाँ स्पोर्ट्स है वहाँ बीमारियाँ कम है। कहा जाता है कि फिजिकली एक्टिविटी होगी, अगर ग्राउंड्स अगर बड़े हुए होंगे तो हॉस्पिटल्स खाली होंगे। That's really true। तो हमारा जो काम है वो स्पोर्ट्स की तरवीज है। हम जर्नलिस्ट हैं, हम अपने अदारों के लिए काम करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। और हम ये कोशिश करते हैं, हमारी जो कोशिश है वो ये है कि ख़ास तौर पे जैसे हमारा एक डोमेन है सिंध का, तो सिंध के अंदर स्पोर्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा मतलब पजीराई मिले। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा है कि अभी इस वक्त कराची में माशाल्लाह से पिछले सालों की निस्बत स्पोर्ट्स बहुत होने लगा है यहाँ पर। और स्पोर्ट्स के साथ साथ जब स्पोर्ट्स होता है, जब यूथ उसके अंदर एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप ये समझ लें कि उनका जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर है जो उनका, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल, मैंने तो ये भी देखा है कि हमारे ज़माने में, अब तो उसको और भी ज़्यादा हो गया होगा मामला, तो कॉलेजेस थे वो ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर जो है एडमिशन्स भी देते थे। तो बहरहाल स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है। सही। आप दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें जाके देखें, वहाँ स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और अरब ममालिक में जहाँ स्पोर्ट्स कम होता था, अब उन्होंने भी स्पोर्ट्स को अडॉप्ट कर लिया है, आप समझ लें। और हमने उनको भी देखा है स्पोर्ट्स के ज़रिए आगे बढ़ते हुए। और वो कौमें बहुत तरक्की करती हैं जो अपने खेल को और अपने कल्चर को जो है आगे प्रमोट करें। बिल्कुल। और आजकल हमारे यहाँ जो है स्पोर्ट्स को इतना कम टाइम दिया जा रहा है, ज़्यादा टाइम इसीलिए बच्चे जो हैं वो मोबाइल स्क्रीनिंग पे दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी सदफ जान? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि बच्चों का जो ज़्यादा माइंड है वो मोबाइल्स की तरफ ज़्यादा हो गया है। सही। कोई भी बच्चे के हाथ में देखें आप, वो सेल फोन होता है और वो गेम्स में लगा हुआ है। सही। तो स्कूल्स में भी इतनी अवेयरनेस दे नहीं रहे हैं बच्चों को कि जी वो इस तरफ स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आए। तो आप माशाल्लाह से सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इसके साथ साथ रोटरी क्लब की सेक्रेटरी भी हैं और इंटरनेशनल शेफ भी हैं। तो ये एकदम से जो इतने सारे स्विंग्स आ रहे हैं, ये किस तरह से मूड स्विंग्स कैसे हुए इन सारी चीज़ों की तरफ? अगर कहा जाए तो मुझे इस फील्ड में आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है अभी। शेफ बने हुए? शेफ तो काफी पहले से थी। अच्छा। 2-3-4 साल हो गए रोटरी को क्लब को ज्वाइन किए हुए। जी 1 साल हुआ है मुझे। 1 साल में इतनी सारी अचीवमेंट्स मुझे मिल चुकी हैं, लगता ही नहीं है कि मतलब 1 साल का ये वर्क है मेरा। So how come, कैसे आना हुआ आपका रोटरी क्लब की तरफ? क्योंकि 1 साल का अरसा बहुत कम है। एकदम से शेफ जो है वो एकदम से जो है रोटरी क्लब, क्योंकि वो बहुत सोशल है। बिल्कुल ऐसे है। आपको सोशल होना अच्छा लगता था या सोशल वर्क करना अच्छा लगता था? मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं लोगों के काम आऊँ। अच्छा। मतलब इट मीन्स के मेरी ज़ात से दूसरों लोगों को फ़ायदा मिले, फ़ायदा पहुँचे। तो एक प्रोग्राम में मैं गई थी, उसमें कंपटीशन था कुकिंग।
तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया। ओके। तो फिर वो मुझे वहाँ फर्स्ट प्राइज मिला। ओके। विन किया मैंने। तो फिर उनकी जो हेड थी उन्होंने मुझे अपने पास एज अ फाइनेंस मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया। ठीक है। वहाँ से होते होते फिर मैं रोटरी तक पहुंची। ओके, तो अब आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे आप बताइएगा शाहिद साहब कि कितना अरसा हो गया जर्नलिज्म की तरफ आते हुए? शुरू से ही सोचा था या फिर किसी को देख के इंस्पिरेशन आई थी? मेरे फादर जो हैं वो इस मैदान में बहुत पुराने हैं, पुराने खिलाड़ी हैं वो। और आप ये समझ लें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 5 डिकेड्स जो हैं वो जर्नलिज्म को दिए। ओके। और उनको देख देख कर जाहिर सी बात है शौक चढ़ा आपको भी? शौक भी था और प्लस में ये भी था कि उनके साथ काम करने का जब मौका मिला तो फिर वही चीज़ें हमने अपने तौर पे अडॉप्ट कर ली। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम वही काम कर रहे हैं। और पहले की निस्बत अब का जो दौर है, अब ये टेक्नोलॉजिकल दौर है, जाहिर सी बात है टफ टाइम मिलता है उसमें। पहले के दौर में आपके पास सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था, अभी कंपटीशन बहुत अब जो है आपके पास प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसकी वजह से। तो अब इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब इंगेजमेंट्स होती हैं और बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो हाँ, मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। स्पोर्ट्स के हवाले से ही मतलब मैंने अपना काम शुरू किया था और बहुत उसको 2 डिकेड से ऊपर हो चुके हैं। हमारी सजास जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध के जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं वो सारे हमारे मेम्बरान हैं। ठीक है। मोर देन 100 हमारे मेम्बरान हैं और हम उनकी वेलफेयर। तो इस एसोसिएशन को बने हुए कितना अर्सा हो गया? एसोसिएशन को बने हुए उसको तकरीबन 13 से 14 साल हो चुके हैं। ओके, तो अभी तक आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि हमारे जो इस एसोसिएशन के ख़ास तौर पे ये एक्टिव हुई है तकरीबन अब आप इसको 9 साल समझ लें, 9 साल 10 साल ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत मामला अचीव किए, ख़ास तौर पे हमारे जर्नलिस्ट जो हैं उनकी वेलफेयर के लिए। और इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम करते हैं जिसमें उनकी स्किल्स डेवलपमेंट होती है, उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करना। उनको गाहे बगाहे दुनिया में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें भेजना। तो स्पोर्ट्स को जो है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि पहले की ज़्यादा अब ज़्यादा पजीराई मिल रही है या पहले का वक्त अच्छा था? वो दौर अच्छा था या ये अच्छा जा रहा है? स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रही हूँ मैं। देखें, दौर पहले का क्यों अच्छा था और अभी का क्यों ख़राब है उसके अंदर कोई ज़्यादा बात नहीं होती है। बात यह है कि पहले के दौर में स्पोर्ट्स जो होता था उसके अंदर उसकी जो एक्टिविटीज़ होती थी वो लिमिटेड थी। सही। अच्छा, उस वक्त जो है चूँकि लाइमलाइट्स में लोग कम आते थे तो लोग इन्वॉल्व भी कम होते थे। अब इस वक्त जो दौर है ये मीडिया का दौर है। सही। इसमें हर आदमी चाहता है कि वो लाइमलाइट्स में और वो उस लाइमलाइट में आने के लिए हर बंदा फेमस होना चाहता है। टिकटॉक के वीडियोस बना के और क्या उसे कहते हैं यूट्यूबर्स आ गए हैं। इसका कॉन्सेप्ट नहीं था पहले जी, ये बहुत अब आई है चीजें। अच्छा, तो इसलिए इसका स्केल जो है वो ब्रॉडर स्केल हो गया है उसका। अब उसके अंदर काम करना और काम दिखाना ये जरा ज्यादा मायने रखता है। कंपटीशन बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे है। पहले के कंपटीशन जरा छोटे लेवल के होते थे, अब कंपटीशन बढ़ गया। अब तो जाहिर सी बात है दुनिया इतना ग्लोबल विलेज बन चुका है कि उसमें कंपटीशन आपका जो है दुनिया से अब होने लगा है। पहले तो डोंट यू थिंक दैट कि अगर इसको हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो हमें एक जिसे कहते हैं अवेयरनेस मिली है दुनिया को। बिल्कुल। पहले बच्चों को नहीं पता होता था कि क्या करना है, पेरेंट्स डिसाइड करते थे, लेकिन आज के बच्चे को पता है, 4 साल के बच्चे उसकी वजह ये है कि वो हर वक्त वो मोबाइल से अपना एक्सेस, हमको और आपको नहीं पता होगा ना, वो उस बच्चे को पता होगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि पहले बच्चों ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया होता था अपने फ्यूचर के लिए, पेरेंट्स डिसाइड करते थे। लेकिन आज का बच्चा 4 साल का भी होता है या 5 साल का, उसको पता है व्हाट ही वांट एक्चुअली। सो दैट्स द बिग डिफरेंस आई गेस। बिल्कुल सही बात है। और इसकी वजह यही है पॉजिटिव तरीके से लें तो ये एक अच्छी चीज है। देखिए, पॉजिटिव तरीके से ही लेना चाहिए। मगर इसमें कुछ खामियां भी हैं। सही, जाहिर सी बात है। आप बच्चे को जब उसकी मैच्योर उम्र नहीं होती और उसके पास जब एक मोबाइल की शक्ल में या टैबलेट की शक्ल में चीज़ आती है और उसके बाद उसका जो यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, उसको आप कितना ग्रिप कर सकेंगे? क्योंकि वालिदैन जो है एक टाइम तक तो उनको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, मगर जब वो ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा हटते हैं नहीं रख सकते हैं। ऑब्वियसली कोई भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। उसके पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है।
बिल्कुल ऐसे और जो इम्पैक्ट आता है हमने ये देखा है, देखिए पॉजिटिव जिसने लेके चला ना वो तो कामयाब हो गया, ऐसे ही है। मगर जो यहाँ पर हम कहानियां रोजाना देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अखबार मीडिया भरा पड़ा हुआ, नेगेटिव भी बहुत है उसके। सही। तो अब इसके लिए हमारी मतलब जो मिसाल के तौर पे ये चीज़ जब आती है तो पहले तो अवेयरनेस बड़ों को होनी चाहिए कि हमें क्या देना है छोटों को और उनको कितने हद तक उसको चलाना है, और अगर हम उनको छूट दे देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कल भुगतना भी हमें पड़ता है। बिल्कुल ऐसी उसका आउटकम आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा मुझे ये बताइए सदफ, आप माशाल्लाह से इंटरनेशनल शेफ। जी हाँ। ये कब हुआ? एक्चुअली वी वांट टू नो अबाउट दिस। हम लोग 2 साल मिडिल ईस्ट में थे। ये किस ईयर की बात कर रही हैं? लाइक 2014-15। ओके। तो वहाँ हमें 2 साल हम रहे, तो वहाँ पे फिर मैंने काफ़ी, क्योंकि कुकिंग मेरा पैशन है, कुकिंग खाना पकाना अच्छा लगता है। ये पहली खवातीन होंगी, मतलब खवातीन है, ये एक खातून है कि जिनको कह रही है मेरे खाना पकाना अच्छा लगता है। मोस्टली यही होता है। शायद साहब आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि लेडीज को आजकल तो घर में खाने बहुत कम बनते हैं, लेकिन जहाँ बनते हैं वहाँ बनते भी हैं। मोस्टली यही कहा जाता है आज मूड रही है बाहर से खाना मंगा लेते हैं। नहीं, अब देखें मेरी बात ये है कि पहले के खानों में और अभी के खानों में फ़र्क है, डिफरेंस आ गया। पहले जो बाहर के खाने होते थे वो अफोर्ड भी हो जाते थे, सही कह रहे हैं। नंबर 2 पे वो खाने भी खाने होते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल का मामला ये है कि चूंकि खवातीन घर में अब जो हाउस वाइफ हैं उनका तो कंपटीशन ही खाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको तो खाना बना के खिलाना है ताकि उनकी वाह हो। हाँ, इसी काम से, इसी स्किल से जो है वो अगले को कम्पीट करती है। एग्जैक्टली। तो आपको खाना पकाने का शौक था? शुरू से था मुझे बहुत ज्यादा, और अभी भी इतना शौक है कि कहीं क्लासेस वगैरह हो रही होती हैं और मुझे पता चल जाए तो आप अटेंड करती हैं। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल आपने शेफ लिखा हुआ है, वहाँ पे कुछ जीता आपने? कोई टूर्नामेंट हुआ ऐसा या क्या हुआ? मेडल, कोई कंपटीशन हुआ था? मेडल मिले मुझे। ओके। हम लोग अजमान में थे, दुबई में, तो वहाँ मुझे कंपटीशन में 2 मेडल्स मिले थे। और फिर मेरा यहाँ पे भी मैंने काफ़ी क्लासेस दी। बेसिकली मेरी जो स्पेशलिटीज़ है वो टर्किश और अरबिक कुजीन है। सही। ये तो अब बता के आप देखने वालों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा क्योंकि ये 2 ऐसी डिशेस होती हैं जो कि समझ में तो किसी को नहीं आती लेकिन खाने में बड़ी मजे। बिल्कुल ऐसा ही है। कुनाफा है और अदना कबाब है, लाइक बड़ा अच्छा है। अदाना कबाब, अदाना के कबाब बड़े मशहूर हैं। जी जी, टर्की। और यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे सर एक ब्रेक के बाद, और मैं मिलूंगी आपसे एक ब्रेक के बाद अदाना के कबाबों के साथ। स्टे ट्यून। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं सदफ जान और शाहिद उस्मान साटी साहब, और इनके साथ अभी हम बहुत मजे की बातें करेंगे। तो बात हो रही थी अदाना के कबाबों से। शाहिद साहब आप भी थोड़ा सा रोशनी डालें क्योंकि बात अदाना के कबाबों की हो रही है। एक्चुअली हमारा तो पाकिस्तानी खाने खा के इतनी आदत सी हो गई है, और इसके अलावा जब इंटरनेशनल सफ़र भी करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिस यहाँ के खानों को करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही और आप ये समझ लें कि मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि मैं जब इंग्लैंड गया था तो कुछ 7 या 8 दिन बाद मुझे पाकिस्तानी एक फैमिली थी उसके साथ खाना खाने का मौका मिला। तो मैंने कहा मैंने आज 8 दिन बाद खाना अच्छा, मजे की बात है आप कहीं आउट ऑफ कंट्री चले जाएं और इस तरह की कोई फैमिली आपको मिल जाए, वो आपकी शक्ल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसने पाकिस्तान का खाना नहीं खाया, इसको सबसे पहले पाकिस्तान का खाना खिला दो। तो शक्ल से पता चल जाता है ये भूखा है बेचारा, अंदाजा हो जाता है उसमें। और फिर इसके बाद ये होता है वो खाना बड़ी नेमत लगता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उस खाने की कदर भी होती है जी, ऐसे ही, क्योंकि परदेश में वो खाना मिलता नहीं है घर के हाथ का ना। तो बहरहाल ये सूरत हाल होती है। और दूसरा इन्होंने कहा अरेबिक या टर्किश, हमारा इनसे थोड़ा कम ही रहा है मामला। हाँ, अरेबिक हमने खाए हैं, मगर ये है कि उनके खानों का जो जायका होता है वो कुछ ऐसे पाकिस्तानी मैंने दोस्त देखे हैं कि वो बिल्कुल उनका मतलब बहुत ज़्यादा रुझान होता है कि भाई इन खानों को खाने के लिए पाकिस्तान में भी रेस्टोरेंट्स हैं, टर्किश भी हैं, अरबिक भी, खास तौर पे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो खुद तो मज़े से खा रहे होते हैं, हम उनको देख रहे होते हैं कि यार ये भी एक्चुअली हमारा एक टेस्ट डेवलप हो चुका है। हम वो जो कहते हैं ना वो पाए निहारी बिरयानी हमारे दिलों में बस चुकी है। हम उसी के सराउंडिंग में ये चीजें हमारे दिलों में बस चुकी हैं। अच्छा, आपने टर्किश में और किसमें बनाया था? अरेबिक में। फिर आपको उन्होंने गोल्ड मेडल दिया था। जी, अरे वाह। तो फिर वहाँ से आपने कंटिन्यू किया? फिर मैं 2 साल वहाँ पे मैंने क्लासेस वगैरह दी।
फिर मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई। ओके, तो फिर यहाँ पे भी आके यहाँ पे मेरा पेज है, ऑनलाइन है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह, ऑनलाइन बिजनेस है, आप पार्सल डिलीवर करती हैं? जी, फूड वैली के नाम से। फूड वैली के नाम से, बिल्कुल जी। जो इनको हमारा शो देख के इनको ऑर्डर करेगा उनको डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल। चलिए जी, हमारी तरफ से हमने 50% फूड वैली के नाम से। इंस्टाग्राम का पेज है आपका? इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी हूँ। फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से अगर किसी का भला हो जाए तो क्या हो जाए हम तो यहाँ बैठे ही लोगों की भलाई करने के लिए हैं। और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे है, फूड वैली के नाम से जाइए और अभी जाके अदाना के कबाब तो ऑर्डर करिए जो कि मेरा बहुत दिल चाह रहा है। खैर, एनीवेज सर, आप मुझे बताएं अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्पोर्ट्स से रिलेवेंट अभी मेरे ख्याल में तकरीबन 8 साल के बाद सिंध गेम्स हुई थी, ये पिछले दिनों की बात है। ये सिंध गेम्स का एक तसलसल चला आ रहा था पहले, और ये 18वें थे जी, तो यानी 17वां जो था वो 8 साल पहले हुआ था और वो कंटिन्यू हुए थे। इसमें देखिए, ये इसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, यानी कि मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है जी। और इसमें इसलिए होना चाहिए, देखिए सिंध के जो एथलीट्स हैं वो सिंध गेम्स से ही प्रमोट होते हैं, और उसके बाद जब वो सिंध गेम्स में हिस्सा लेंगे, वहाँ पर अपनी कुछ कारकर्दगी दिखाएंगे, तो जाके वो नेशनल लेवल पे और देन वो उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। मगर अब ये सिंध गेम्स की जो लैकिंग होती है, जो नहीं होते, ये इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हर साल हो, मगर कम से कम 2 साल के अंदर एक दफा तो उसको लाजमी। मैं समझती हूँ कि गेम कोई भी हो, नाम पाकिस्तान का रोशन हो। एग्जैक्टली। हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पाकिस्तान को। हम जब इंटरनेशनल टूर पे भी जाते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट पे वो ये नहीं पूछते हैं कि आप कराची से हैं या आप लाहौर से हैं, वो ये पूछते हैं कि ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान, तो हम बताते हैं वी आर पाकिस्तानी। तो जब वहाँ हम जाके बताते हैं तो हम यहीं से इसकी शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अपनी जो है वो नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल वर्ल्ड कप 92 है हमारा। स्क्वाश में हमने एक बहुत बड़ा अरसा मतलब बड़े नाम हुक्मरानी की हैं, खान ब्रादरान होते थे। फिर उसके बाद हॉकी देखें, उसके हमने वर्ल्ड कप जीते हुए। फिर उसके बाद आप स्नूकर देखें, उसको हमने जीता हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान बहुत आगे, और पाकिस्तान बहुत आगे और भी मजीद जा सकता है। सिर्फ यहाँ पे उनकी डेवलपमेंट करनी है, उनकी स्किल्स की, उनकी जो गेम्स हैं, उनकी जो यहाँ पर जिस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की निस्बत मेरे ख्याल में अब जो है सुनने में जब आता है कि बहुत सारी ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि सिंध हुकूमत ने तो अब आके स्पॉन्सर किया है, लेकिन इन 8 सालों में भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इदारे थे जिन्होंने गेम्स को प्रमोट किया है, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनका आप अभी जिक्र कर रही थी ऑफ कैमरा, अगर आपको याद हो तो। मैं बात कर रही हूँ इकबाल मेमन साहब की। बिल्कुल। इकबाल मेमन साहब कमिश्नर कराची रहते हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स को काफी उन्होंने टेनिस का करवाया था। हाँ जी, वो जिक्र यही कर रहे थे मेरे लास्ट शो में, टेनिस का ही जिक्र कर रहे थे। जी, टेनिस का करवाया था और उसमें मैं गई थी वहाँ। अच्छा, आप वहाँ पे मौजूद थी। इकबाल साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, बहुत बड़ा। मैंने बताया ना कि 8 सालों में तो अभी सिंध ने करवाया, सिंध हुकूमत ने करवाया, लेकिन उससे पहले ये मैंने 1-2 नाम लिए हैं, बाकी तो आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। लाजमी नहीं, वो असल में है भी बड़ा सॉफ्ट स्पोकन और वो चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं। बहुत ऐसे और मैं ये समझता हूँ कि इकबाल मेमन ने अपना जो रोल था उसको काफ़ी हद तक अदा करने की कोशिश और यासीन साहब भी काफ़ी स्पोर्ट्स बिल्कुल ऐसे ही वो भी आ चुके हैं मेरे शो में। अच्छा, मुझे ये बताएं, रोटरी क्लब की सेक्रेटरी हैं आप? जी हाँ। तो आपका वहाँ पे क्या काम होता है? एक्चुअली हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं। अच्छा, जैसे अभी रोटरी तो वैसे भी आपको पता होगा पोलियो पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स इनके अभी इन्होंने इंटीरियर में मीरपुर खास और मिट्टी थरपारकर सब में हाउसेस वगैरह बनाए हैं। Actually, people want to know about Rotary. What is Rotary Club? क्योंकि इसका सिर्फ नाम सुना है, इसके पीछे की क्या कहानी है उसको थोड़ा सा हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। बेसिकली रोटरी जो क्लब है वो बेसिक जो इनका है वो पोलियो पे ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। बहुत से इलाकों में तकरीबन पोलियो खत्म हो चुका है, बहुत सी जगहों पे है, कुछ जगहों पे है अभी, लेकिन ये लोग वर्क कर रहे हैं।
और अभी इंटीरियर में इन लोगों ने ये नेशनल है या इंटरनेशनल है? इंटरनेशनल है। ओके जी ओके ओके। अभी इन लोगों ने इंटीरियर में हाउसेस बनाए हैं। अच्छा, बना के दिए हैं। जब इंटीरियर में सैलाब आया था वहाँ से तबाही हो गई थी। जी जी, वहाँ पे इन्होंने हाउसेस, काफी सारे हाउसेस, पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने किया है। ओके ओके जी। तो मतलब आप उनके साथ एज ए सोशल वर्कर काम कर रही हैं? जी हाँ, लेकिन हम रोटरी में क्लब्स हैं अलग अलग। जैसे मेरा क्लब है इंट्रासिटी, तो हमें प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट, या आपका अपना कोई प्रोजेक्ट है तो आप इस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है। नहीं, एक्चुअली पीपल वांट टू नो अबाउट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट क्लब्स। ऑब्वियसली अगर डिफरेंट क्लब्स हैं उसमें बहुत सारे और लोग होंगे, उनमें उनकी कोई डेजिग्नेशंस होंगी, तो आपका वहाँ पे क्या रोल है? जैसे देखिए अलग अलग क्लब्स है, मेरा इंट्रासिटी है, ठीक है, तो मेरे मुझसे जो ऊपर है वो मेरे प्रेसिडेंट है। ओके, प्रेसिडेंट है, उनसे नीचे वाली पोस्ट पे मैं हूँ। आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, फिर आप लोग उस पे काम करते हैं सारे। हमारी टीम होती है, 20 मेंबर्स होते हैं हमारे यहाँ क्लब में, 20 मेंबर्स हैं। तो इसको बने हुए कितना अर्सा हो गया इस क्लब को? मेरे क्लब को? हाँ जी, मेरे क्लब को अभी 1 साल हुआ है। 6 महीने का टेनेंट होता है, 6 महीने तक फिर एक टेनेंट होगा, 6 महीने का, 1 साल का पूरा टेनेंट होता है। वो जब कंप्लीट हो जाता है फिर नया ओके ओके ओके, वो फिर नए लोग आ जाते हैं। एक्चुअली आपका कहने का मकसद है कि आप सबको मौका दे रहे हैं कि वो एज ए सोशल वर्कर बनकर आए और कौम की खिदमत करें। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद साहब बताइए मुझे जरा, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो मुल्की बहरान चल रहा है, मुआशी बहरान चल रहा है, महंगाई का जो एक जिन है वो काबू में नहीं आ रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि जो इलेक्शन से पहले वादे किए गए थे, हाँ जी, जो उनके मंशूर थे ख़ास तौर पे बिजली के हवाले से, तो अब उस पर अमल करें। और जहाँ तक बात है कि महंगाई, तो भाई वो महंगाई का जो जिन अगर काबू करना होता तो वो पहले ही कर चुके होते। अब इनसे तवक्कुल की जाती है। देखें, जब तक अपने शाहाना अखराजात कम नहीं होंगे इनके, तो वो पब्लिक में डिलीवर नहीं हो सकते हैं। अगर हम बजट उठा के देखते हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा बजट तो फिर इनके अखराजात में चला जाता है। ले चुका है पाकिस्तान के, वो उतारेंगे। हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है ऑलरेडी वो मकरूज है पाकिस्तान। उनके शहाना अखराज, तो वो अखराजात वो पता नहीं काबू करेंगे या नहीं करेंगे, कर लेकिन हम नहीं, शुरू में होता है, शुरू में जोश होता है, वो आते हैं, वो कहते हैं इसको खत्म किया, उसको खत्म किया, मगर हाँ। 5 साल का जो टेन्योर है उसमें मुसलसल खत्म होना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। खत्म करने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल में वो एक मासूम आवाम होती है जिसको खत्म करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इतना टैक्स पे करने के बावजूद भी एक बंदा है उसकी 30,000 पे है। अब वो मुझे बताएं, घर का रेंट 15,000 दे रहा है, वो 15,000 में भी फॉर सपोज उसके 4 भी बच्चे हैं, स्कूलिंग है, खाना है, बीवी है, जाहिर सी बात है उसमें तो गुजारा नहीं हो सकता। मैं वही तो बता रही हूँ, मैं एक बहुत छोटी बात से मैंने स्टार्ट किया है, रादर देन आजकल अगर लोग पढ़े लिखे भी हैं तो उनके पास काम नहीं है। बिल्कुल, बेसिकली बिजनेसेस भी नहीं है। अब जो पहले जैसे बिजनेस थे वो बिजनेसेस नहीं है। जब आपके बिजनेसेस होते हैं तो आगे खुशहाली होती है, बिजनेसेस ही नहीं होंगे तो फिर वो कहाँ से खुशहाली लाएंगे? तो अब जो लोग सरवाइव कर रहे हैं, अब तो लोग नौकरियां, पहले तो ये होता था कि बड़ा एक अंदाज होता था हम जा रहे हैं जॉब पे, अब वो नहीं, जॉब छोड़ के जा रहे हैं, मतलब हम नहीं कर सकते आपकी जॉब, मगर अब वो भी एक ख़त्म हुआ सिलसिला। लोग अब चाहते हैं कि दूसरी जब तक ना मिले, आप हमें जॉब से, आप इदारे जो हैं वो बहुत सारे लोगों को एकदम से फायर कर देते हैं, which is very bad। जी हमारे मीडिया में तो ये चीज़ बहुत हुई है और गुज़िश्ता 5 सालों में 4 सालों में बहुत बड़ा बहरान आया है इसका। बिल्कुल। और हम जानते हैं कि लोग जो है वो अर्श से फर्श पे आए, और प्लस में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एक आया, ये बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ें इतना जल्दी ऑल ओवर पाकिस्तान हो रही है ना। आप कोई भी शहर उठाकर देख लें, वो कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, हर जगह पे ये हो रही है। एक बड़ा इदारा है, उसने एकदम से 10 बंदों को फायर कर दिया, which is very very bad। वो एक्चुअली 10 बंदे फायर नहीं होते ना, वो 10 फैमिलीज फायर होती हैं, वो सफर कर रही होती हैं, वो सफर करती हैं, फिर उसके बाद जो उसका मतलब आउटपुट आता है वो बहुत ही बुरा आता है। जाहिर सी बात है, आपके स्ट्रीट क्राइम जो है, लोगों ने सुसाइड, स्ट्रीट क्राइम आपके बढ़ गए हैं, लोग क्या करेंगे? और सुसाइड्स भी किए हैं लोगों ने, बच्चों के साथ और बीवी के साथ। तो लोग क्या करेंगे जब देखें खाने को है नहीं? हाँ, तो क्या करेंगे? which is very bad, you know। ओके जी, बात करते हैं आपकी स्कूलिंग पे और आपके कॉलेज से और आपकी यूनिवर्सिटी से। मेरी स्कूलिंग जो है वो कराची में कैंट स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक जैनिंग सेकेंडरी स्कूल है। ओके।
मेरी स्कूलिंग वहाँ से, और वहाँ से मैंने अपना मैट्रिक किया। उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स मलिर कैंट ज्वाइन किया था, PF मलिर कैंट। अरे वाह। उसके बाद जो है फिर मैंने कुछ अर्सा PF मसरूर में निकाला, ये मेरे कॉलेज हो गए। हाँ। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आई, तो फिर मैंने KU से अपना मास्टर्स किया। ओके, तो बाकायदा आपने वो क्यों नहीं ज्वाइन किया PF? देखें, उसके लिए तो PF मैंने बेसिकली तौर पर कॉलेज पढ़ा है वहाँ से, और मेरे पास हाँ उस वक्त बिल्कुल थे, और मैंने कोशिश की थी एक दफ़ा ISS भी देने के लिए, मगर उसमें कुछ इश्यूज ऐसे आए थे कि मेरा एयर प्रॉब्लम चल रहा था बचपन से था, तो वो ज़रा इफेक्ट कर गया था। तो फिर उसके बाद मैंने फिर उसके पीछे ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। नहीं ऑब्वियसली वो फिर होनी भी नहीं थी, क्योंकि वो एक जब एक दफ़ा डिफेक्ट आ जाता है तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। दे वांट 200% फिट, और मैं अपने आप को कंफर्टेबल ज़्यादा समझ रहा था अपने अब्बू के साथ, और मैं उनके साथ ही फिर उनके ऑफिस जुड़ गया। प्रोफेशन को आपने ज्वाइन कर लिया बाकायदा। ओके, सो यूनिवर्सिटी के बाद शादी हुई? नहीं, मैंने तालीम तो जो इस तरह से हासिल की कि मैंने पहले मैट्रिक किया, फिर ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद जो है मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए। और ऐसा भी हुआ कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मेरी बेटी अपने स्कूल का पेपर देने जाती थी, मैं अपना मास्टर्स का पेपर देने जाता था। तो इस तरह से हमने किया, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मास्टर्स। ये भी मोमेंट्स एंजॉय करने के काबिल होते हैं, तो ये बड़े मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं। मैंने असल में ऑफिस में अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया था, तो फिर तालीम को मैंने फिर वक्फे से हासिल किया। अच्छा, चले, तालीम हासिल हो गई, दैट्स द बिग अचीवमेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं, शादी आपकी अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज हुई? जी, दरमियानी है, मेरे हिसाब से तो अरेंज ही है वो। अरेंज हुई? जी हाँ। मतलब देखा था पहले? जी हाँ, बिल्कुल देखा था, पसंद किया था। जी हाँ। चले फिर 50-50 डाल लेना। नहीं, बात सारा क्रेडिट आप घर वालों को दे रहे हैं। मैं असल में क्रेडिट जो है वो किसी को दूं या ना दूं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो किस्मत की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, जोड़े तो आसमानों पे बनाए इसी तरह से हुआ है, और फिर वो होता चला गया। सही। तो मेरा ये ईमान है, और मैं इस चीज़ पे। How many kids you have? I have 3 kids। माशाल्लाह। जी, मेरी बड़ी बेटी है और उसके बाद 2 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तीनों बच्चों में से अपनी झलक किसी में नजर आती है? तीनों में नजर आती है। तीनों? क्योंकि तीनों जब बुराइयां करते हैं तो मैं समझ जाता हूँ मैं ही हूँ। तो आप बुराइयां भी करते हैं? बुराइयों से मतलब ये है कि मैं जब उनके लेजीनेस देखता हूँ और उनका कोई अगर ऐसी चीज़ जो नेगेटिव नजर आती है, तो पहले मुझे ये रियलाइज होता है कि मैं यहाँ से गुजर चुका हूँ, मैं यहाँ से। आप कहते हैं ये मैं ही जी बिल्कुल। मैं फिर उसको कोशिश करता हूँ उस चीज़ को हटाने की, क्योंकि जब इंसान एक रास्ते से खुद गुजरता है तो कोशिश करता है कि वो अपने छोटे को ना गुजरे, चाहे वो भाई बहन की सूरत में हो चाहे बच्चों की सूरत में हो, इंसान रोकता है उन चीज़ों को। हम तो देखें ना, कभी डेलिबरेटली चले जाते हैं उस पाथ पे, और कभी हम एक्सीडेंटली चले जाते हैं। ऐसे ही है। तो हम फिर जब एक हमें सबक मिल गया है तो हम कोशिश करते हैं कि जो एक्सीडेंटली चला जाता है वो वापस आ जाता है, लेकिन जो ये सोच के जाता है ना मैंने चुनना ही रास्ता है, तो वो फिर उसकी वापसी मुश्किल होती है। वापसी हर रास्ते की है, बात ये नहीं है कि वापसी नहीं होती है, वापसी हर रास्ते की इंसान की नीयत के ऊपर होता है। बिल्कुल सही अगर उसकी नीयत ही ना हो तो फिर वो चला जाए। बिल्कुल जी, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। और इसी बात पर बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, और मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं सदफ जान और शाहिद उस्मान साटी साहब। और इस बार जो मेरे नाम है वो देखे बगैर लिया तो ये मेरी अचीवमेंट है। तो बात कर रहे थे हम अमलों का दारोमदार नियतों पर है। तो आप हमें बताएं सदफ, आपकी लाइफ की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? स्कूलिंग कहाँ से थी, और कॉलेज कहाँ से पढ़ी, यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद शादी? Everything. We want to know about everything. Okay. Actually, मैंने PI मॉडल स्कूल से मैट्रिक किया, उसके बाद PCTS से ग्रेजुएशन किया, ठीक है, लाइक KU से मास्टर्स किया, और फिर जब ग्रेजुएशन में थी तो फिर मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था? एक पेपर रह गया था। तो नहीं दिया? दिया बाद में दिया। चलें, थैंक गॉड ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा दिया था घर वालों ने। उसके बाद मास्टर्स किया, शादी के बाद जी आपने भी जी, यानी कि सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बस बच्चे, लाइफ चलती गई। हाउ मेनी किड्स यू हैव? 3 किड्स हैं। ओके। बड़ी बेटी मैरिड। अच्छा, माशाल्लाह। उसके भी 2 बच्चे। वेरी गुड। यानी कि आप माशाल्लाह ग्रैंड मदर बन चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एंड यू डोंट लुक लाइक शी यूज्ड टू बी लाइक दैट।
ओके सीरियसली। खैर क्या कह सकते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, जल्दी शादी करने का ये फायदा है शायद साहब, क्या कह रहे हैं? शादी जल्दी होनी चाहिए, शादी जल्दी आपकी जवानी में बच्चे जवान हो जाए। बच्चे जवान, लेकिन आप भी नहीं लग रही हैं और ये भी नहीं लग रही हैं। आपके बच्चे माशाल्लाह इतने बड़े हो गए। अच्छा, फिर मेरी एक और बेटी है। अच्छा। उनका लास्ट ईयर चल रहा है मीडिया साइंस में, यूनिवर्सिटी में है। ओके। और उनकी भी इस साल माशाल्लाह से शादी है अक्टूबर में। एंड व्हाट अबाउट योर सन? और एक बेटा है, वो अभी उन्होंने मैट्रिक में 89% आई थी, आदमजी कॉलेज में एडमिशन लिया प्री इंजीनियरिंग। ओके ओके। सो आपको तीनों बच्चों में से अपनी झलक किस में नजर आती है? किसी में भी नहीं यार। हाँ, ऑपोजिट चल रहे हैं आप लोग, बहुत ऑपोजिट चल रहे हैं। देखिए कितना तजाद है माँ और बाप बने हुए। एक तरफ हमारे पास एक बाप बैठा है और दूसरी तरफ एक माँ बैठी है। खैर, तो किसी में भी नहीं नजर आती? नहीं, यानी कि यू आर द परफेक्ट वन। बिल्कुल ऐसे ही। वेरी वेल डन। यही होना, दैट्स द स्पिरिट, क्योंकि यही चीज आपको जो है वो आगे लेकर जाती है। तो आप जिंदगी गुलजार चल रही है? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी माशाल्लाह। हस्बैंड सपोर्टिव हैं? जी, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। लाइक वो भी पॉलिटिशियन है। अच्छा, ये पहले जो बात बतानी थी वो एंड में बता रही है। और किस पार्टी से ताल्लुक है उनका? पीपल्स पार्टी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वेरी वेल डन। तो आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ सियासत में? मैं लास्ट ईयर अभी मैं भी यूसी से खड़ी हुई थी बलदियाती इलेक्शंस में। वेरी गुड, ये बात पहले नहीं बताई आपने। बहुत छुपी रुस्तम है आप। तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट क्या है? वहाँ का रिजल्ट कुछ था ही नहीं, जमात इस्लामी का जोर था ज्यादा, फिर फैसला कुछ हुआ नहीं। जो आपको पता है बलदियाती इलेक्शंस का। खैर छोड़े, इस बारे में क्या बात कर रही है, रिजल्ट तो खैर कहीं का नहीं आया है, तो बात को थोड़ा बदल देते हैं। तो सर आप हमें बताइए अपने इदारे से रेलेवेंट कुछ हम जानना चाहते हैं मजीद। मेरा दो मामलात हैं। एक तो ये है कि मैं सजाज के बारे में पहले बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। और सजाज जो है हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके लिए कोशिश करती है उनकी स्किल्स डेवलपमेंट का। सही। और प्लस में जो है उनके लिए जितना वेलफेयर का काम हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन अगर पावर में आए हैं 8-9 साल हो गए। हर साल जो है हम इफ्तार डिनर हमारा होता है, ग्रैंड इफ्तार डिनर होता है, और उसमें बहुत सारे लोग उसमें शरीक होते हैं। और फिर उसमें हमारे जितने भी मेम्बरान हैं हम उनकी उम्रा के लिए बैलेटिंग करते हैं। और हर साल हम जो है वो 2 हमारे मेम्बरान को उम्रा पैकेज देते हैं। और ये रिवायत हमारी एसोसिएशन ने भी, रिपोर्टर्स जो एसोसिएशंस होती हैं बहुत सारी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये रिवायत हमने कायम की हुई और हमारा ये तय है कि हम इसको हमेशा जारी व सारी रखेंगे। ये तो आप जन्नत कमाने के पूरे प्रोग्राम कर रहे हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला दे हमारी नियतों को अल्लाह जानता है और उसका बदल अल्लाह ही दे सकता है। लोगों से तो कोई तवक्को नहीं की जा सकती है। ऐसे ही है। और प्लस में जो है मेरा अपना इदारा जो है वो एक गुजराती अखबार है। और गुजराती अखबार जो है वो डेली वतन गुजराती है। ठीक है। और ये अखबार जो है तकरीबन 84 साल पुराना अखबार है। ये पाकिस्तान नया हमारा अखबार पुराना है। तो बहरहाल ये है कि गुजराती बनने से पहले का। एग्जैक्टली। और फाउंडेड बाय कायदे मोहम्मद अली जिन्ना है। और इसमें यह है कि गुजराती ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए हम मतलब हमारी कोशिशें होती हैं, काविशें होती हैं कि गुजराती ज़बान को ज़िंदा रखा जाए। और उसके लिए जो है ये अखबार निकलता है और उसमें लैंग्वेज जो प्रिंट होती है वो गुजराती है। गुजराती। और फिर अब जो ये आखिरी डिकेड आया तो उसमें फिर हमने उर्दू भी इसमें प्लस कर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको वो गुजराती नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि अब एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान में। नीचे सबटाइटल टाइप आप डाल देते हो। जी। उसमें ये है कि गुजराती जो है वो उसकी एजुकेशन पाकिस्तान में 92 में ख़त्म हो गई है। तो अब जो मेहमान गुजराती कम्युनिटी है, जो उनकी जो जनरेशन जो उनकी ऊपर की है, जिसको ऊपर की पीढ़ी कहा जाता है, तो उनको गुजराती आती है, वो पढ़ लेते हैं। मगर जाहिर सी बात है उसमें डिक्रीज होगा पढ़ने वालों का। नीचे वाले जो बच्चे आ रहे हैं, यंग जनरेशन जो यूथ है, उनको नहीं आती है। चलें, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपके सजाज के लिए भी और आपके गुजराती अखबार के लिए भी। और माशाल्लाह से प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होने को आया है, लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं चला, अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जाने से पहले आप दोनों बारी बारी हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले लेडीज़ फर्स्ट। ओके, मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग कुकिंग, क्योंकि लाइक मेरा पैशन तो कुकिंग है और कुकिंग से ही रिलेटेड है,
तो आप लोग आए, क्लासेस लें। बल्कि अब तो काफ़ी मैं देखती हूँ कि काफ़ी लेडीज़ में अवेयरनेस आ चुकी है, काफ़ी जगहों पे कुकिंग सेंटर्स खुल गए जहाँ लेडीज़ काफ़ी सिखा रही हैं और सीख रही हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं। बिल्कुल जी, इनकी जो है कुकिंग क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन किया जाए और इनके पेज को भी लाइक और फॉलो करें और इनके साथ साथ हमें भी करें और ऑर्डर भी करें। ये बड़े मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। और साथ ही चलते हैं शाहिद साहब की तरफ। मेरा पैगाम जो है यूथ के लिए ये है कि आजकल जिस चीज़ का सबसे बड़ा फुकदान है वो है रिस्पेक्ट, रिगार्ड। इनको चाहिए कि बड़ों की इज्जत करें और बड़ों की इज्जत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आदमी बहुत कुछ सीखता है। प्लस में जो है अगर आप बड़ों की इज्जत करते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके छोटे फिर आपको इज्जत देंगे इंशाल्लाह। तो इस रिवायत को कायम किया जाए, क्योंकि हमारी जो ऊपर की जनरेशन जो थी उन्होंने भी अपने बड़ों की इज्जत की तो शायद वो चीज़ें हमारे अंदर आई। मगर आजकल जो देखा जाता है बच्चों में बर्दाश्त का मादा कम होता है, उनको वो मादा बढ़ाना चाहिए और बर्दाश्त करनी चाहिए। बर्दाश्त करने में बहुत इंसान सीख सकता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि यूथ को जो है वो सबसे ज़्यादा अपनी इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो बड़ों की इज़्ज़त करें, क्योंकि उसमें उनके पास बहुत सारे दूसरे भी चांसेस होते हैं सीखने सिखाने के अलावा। और अलावा ये कि वो जब इज़्ज़त करते हैं किसी की भी तो उनके अंदर फिर दूसरे लोगों के जो माशरा है हमारा उनकी भी इज़्ज़त करने का उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है और इस तरह से ये माशरा बेहतर हो जाता है। आजकल बर्दाश्त की बहुत कमी है। आप सड़कों पे देखें, एक जगह से दूसरी जगह अगर आदमी टकरा भी जाए, गाड़ी तो लगना बात की बात है, उसमें लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। तो भाई बड़ों की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। Well done जनाब, well said. Thank you so much both of you. Thanks a lot. आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।